परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट में आज हम भूकंप, महाद्वीप और देश को देखेंगे। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। आइए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो क्या होता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो दिया है, ए, भूकंपी लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। ऑप्शन नंबर बी, भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। ऑप्शन नंबर सी, भूकंपी लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। ऑप्शन नंबर डी, भूकंपी लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। जैसे जब हम पृथ्वी की आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, जैसे हम क्रस्ट से कोर तक जाते हैं, तो देखते हैं कि घनत्व में जो है असमानता पाई जाती है। ठीक, यहाँ कह रहा है समान घनत्व है, तो असमान घनत्व के ही कारण जो भूकंपी तरंगें होती हैं वह समान गति से संचरण नहीं करती हैं। यहाँ कह रहा है कि समान घनत्व वाली, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे दूसरा प्रश्न जो है वो भूकंप किस प्रकार का संचरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं विवर्तनिकी संचरण, बी में दिया आकस्मिक संचरण, सी में दिया तीव्र संचरण, डी में दिया मंद संचरण। ठीक, भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों आकस्मिक संचरण है। नेक्स्ट प्रश्न जो है तीसरा नंबर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित अंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। ठीक, आइए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं सी एफ रिच्टर, बी में है एच एफ रीड, सी में है बी गुटेनबर्ग, डी में है रॉबर्ट मैलेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, एच एफ रीड। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अल्फ्रेड वेगनर, बी में दिया आर्थर होम्स, सी में दिया एच एफ रीड, डी में दिया है गुटेनबर्ग। इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, एच एफ रीड है, सी है। ठीक, इन्होंने ये कहा था कि जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में रबड़ की तरह मुलायम होती हैं, और जब इन चट्टानों में तनाव होता है तो एक समय के बाद जैसे रबड़ को ऐसे हम जब स्प्रे करते हैं, तानते हैं, तो टूट के अपने पुनः स्थान पे चला आता है झटके से, वैसे ही चट्टान टूटने के बाद अपने प्राथमिक स्थल पे चला आता है, जिससे झटका महसूस होता है और भूकंप आते हैं। इस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता भी मिली है। आइए, हमारा जो पांचवा प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपरिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पी तरंगे, बी में दिया है यस तरंगे, सी में दिया पी और यस तरंगे दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक, पी जो तरंगे हैं ये तीनों माध्यम से गुजरती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और पृथ्वी के कोर तक पहुंचती हैं। जो हमारा यस तरंग है, ये जो तरंगे होती है ये तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं, ये तरल माध्यम से नहीं होकर गुजरती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, यस तरंग। ठीक है, आइए छठवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है भूमध्य सागरीय पेटी, बी में दिया अंध महासागरीय पेटी, सी में दिया परिप्रशांत महासागरीय पेटी, डी में दिया है हिंद महासागरीय पेटी। तो इसमें परिप्रशांत महासागरीय पेटी सही होगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो प्लेटें या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं, तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये भी देख लीजिए कि भूकंप यहाँ परिप्रशांत महासागरीय पेटी में यहाँ दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं। ठीक, आने के बाद जो हल्की प्लेटें होती हैं
वो ऊपर और नीचे प्लेट और जो भारी प्लेटें होती हैं उनका क्षेपण होता है नीचे। ठीक, क्षेपित प्लेट का विनाश होता है और यही विनाश जो होता है ज्वालामुखी का रूप लेता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको आइए हम ग्लोब के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा ग्लोब है और यहाँ ये जो ब्लैक क्षेत्र है यहाँ यहाँ उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट। अभी ये दोनों प्लेट आपस में टक्कर करेंगी। ठीक, तो ऐसे क्षेत्रों में भूकंप आएगा। यहाँ देख लीजिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर पैसिफिक प्लेट जो पैसिफिक महासागर का ये पूर्वी हिस्सा है, तो यहाँ भी क्या है भूकंप आएगा। सातवें प्रश्न को देखते हैं, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। रिंग ऑफ फायर ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार सदैव होते रहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया भूमध्य सागर के चारों ओर, बी में दिया प्रशांत महासागर के चारों ओर, सी में दिया अटलांटिक महासागर के चारों ओर, डी में दिया हिंद महासागर के चारों ओर। तो हमारे ऑप्शन नंबर जो बी सही है, प्रशांत महासागर के चारों ओर। आइए इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है और ये जो रेड एरिया दिख रहा है आप, ये एक तरह से रिंग में है, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। चारों तरफ ज्वालामुखी, ये जो जापान का क्षेत्र है, फिर से इधर आप हवाई द्वीप का क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, सागर में भूकंपी लहरें किस नाम से जानी जाती हैं। हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया सर्ज, बी में दिया स्वेल, सी में सेल, डी में सुनामी। सागर के आंतरिक भागों में जब भूकंप आता है उससे उठी लहरों को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 में देखिए, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय वहीं रहेंगी जहां प्लेटों में हलचल होगा, जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी या एक दूसरे के पास आएंगी। ठीक, ऐसे क्षेत्रों में ही सुनामी लहरें क्या होता है, सक्रिय होता है। लेकिन अभी जो ऑप्शन नंबर जो दिया है इसमें ए उत्तरी प्रशांत महासागर में, बी पूर्वी प्रशांत महासागर में, सी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, डी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। यहाँ प्रशांत महासागर का ही पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी ये सब किया है। ठीक है, ऑप्शन में तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही सुनामी लहरें अधिक सक्रिय होती हैं। आइए हम अपने 10वें प्रश्न को देखते हैं, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है, कहाँ पर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अधिकेंद्र, बी में दिया उद्गम केंद्र, सी में दिया है केंद्र, डी में दिया उपरोक्त सभी। देखिए सबसे पहले हम भूकंप का जहाँ अनुभव होता है उसी पे सर्वाधिक प्रभाव होता है। देखिए उद्गम केंद्र क्या होता है, सबसे पहले यहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक, पृथ्वी के अंदर कहीं भी एक केंद्र होगा जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होगी। ठीक है, सबसे पहले सरफेस पे जहाँ भी भूकंप की तीव्रता को महसूस किया जाता है ऐसे उसको हम अधिकेंद्र बोलेंगे। अधिकेंद्र, ईपी सेंटर। ठीक, तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है, अधिकेंद्र पर होता है, ईपी सेंटर पर होता है। इधर अल्लाहाबाद का निर्माण हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में भूकंप द्वारा, बी में ज्वालामुखी द्वारा, सी में हिमानीश क्रिया द्वारा, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। अल्लाहाबाद का निर्माण 1819 में हुआ था। ये गुजरात के कच्छ के रण में है और ये भूकंप के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही है। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है, थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई पूछ रहा है। आइए ऑप्शन नंबर ए में दिया 840 मीटर, बी में दिया 900 मीटर, सी में दिया 950 मीटर, डी में दिया 925 मीटर। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 840 मीटर। ये तो थल क्षेत्र का पूछ रहा है। जल क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना है, गहराई कितना है। जल क्षेत्र का औसत गहराई 3800 मीटर है। ठीक, निम्नलिखित में से
किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया? ठीक, हमारे ऑप्शन नंबर ए में है J.T. विल्सन, बी में है D.P. मैकेंजी, सी में है R.L. पार्कर और डी में है उपरोक्त तीनों। ये तीनों ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 14वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पदों में किसका संबंध प्लेट विवर्तन सिद्धांत से नहीं है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रत्यावर्तन, बी में दिया चुंबकीय विसंगत, सी में दिया सागरनीयता प्रसरण, डी में दिया उत्प्लावकता का बल। ठीक, तो इसमें से जो डी है ये ही संबंधित नहीं है, ये वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित है। 15वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राच्य जीवन का उषा काल किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोटेरोजोइक कल्प, बी में दिया है मेसियोजोइक कल्प, सी में दिया है आर्कियोजोइक कल्प, डी में दिया है केनोजोइक कल्प। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो प्रोटेरोजोइक कल्प कहेंगे, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले यहीं से होती है। ठीक है, मेसोजोइक को हम मध्यकल्प बोलते हैं, मध्य जीवन, और सेनोजोइक को आधुनिक जीवन का काल बोलते हैं। ठीक, 17वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था? ऑप्शन नंबर ए में दिया आर्थर होम्स, बी में दिया ली पिचोन, सी में दिया टूजो विल्सन, डी में दिया है हैरी हेस। तो प्लेट शब्द को सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने दिया था। 18वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। ए में दिया प्राचीन कल्प, बी में दिया पुराजीवी कल्प, सी में दिया मध्यजीवी कल्प, डी में दिया तृतीय कल्प। तो प्राचीन कल्प है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 19वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस शक युग में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेसोजोइक महाकल्प, आर्कियोजोइक महाकल्प, केनियोजोइक महाकल्प। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये मेसोजोइक महाकल्प में आता है। ठीक, 20वें नंबर प्रश्न को देखिए। जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हिट एंड रन सिद्धांत, बी में दिया ज्वारी परिकल्पना सिद्धांत, सी में दिया प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, डी में दिया गैसीय परिकल्पना सिद्धांत। तो जीन्स और जेफरीज का ज्वारी परिकल्पना सिद्धांत है, हैरी हेस का क्या है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, कांट का गैसीय परिकल्पना है। ठीक, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है 21 नंबर का। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था क्या था? आइए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है पैंजिया, बी में दिया पैथलासा, सी में दिया लारेशिया, डी में दिया है ऑस्ट्रेलेशिया। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पैथलासा। जो महासागर था उसको पैथलासा बोलते थे, और जो महाद्वीप था उसको पैंजिया। 22वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग महान हिमकाल का युग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया इयोसीन, बी में दिया प्लीस्टोसीन, सी में दिया प्लायोसीन, डी में दिया है एलिगोसीन। इसमें से प्लीस्टोसीन सही होगा। ठीक, जो नूतन महाकल्प है उसको जब दो भागों में देखते हैं तो होलोसीन प्लीस्टोसीन, ए बी। ठीक, नूतन महाकल्प नियोजोइक। ठीक, 23वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर पहले में दिया चतुष्फलक सिद्धांत, बी में दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सी में दिया तापीय संकुचन सिद्धांत, डी में दिया भूषण सिद्धांत। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर
जो डी है ये सही होगा। ये महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है, ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। उत्पत्ति, ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? पहले वह है इंडोनेशिया, बी है रूस, सी है जापान, डी है फिलीपींस। ठीक, देखिए सबसे लंबा जो तट रेखा है, ये ऑप्शन में तो इंडोनेशिया होगा, लेकिन पहले पर है कनाडा, दूसरे पर है नॉर्वे, तीसरे पर है इंडोनेशिया, चौथे पर है रूस, पांचवें पर है फिलीपींस। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पॉलिनेशियाई, बी माइक्रोनेशिया, सी मेलानेशिया, डी मलय परिमंडल। ठीक, ये तीनों है, डी नहीं है मलय परिमंडल। अभी समय प्रश्न में दिया है, अफ्रीका को प्राय अंध महाद्वीप के नाम से जाना जा रहा है। कारण, अफ्रीका के सघन भूमध्य रेखीय वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। ये सही है कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है बहुत जगहों पे, लेकिन इसके वजह से इसको अंध महाद्वीप नहीं कहा जाता है। यहाँ दुर्गम क्षेत्र और हिंसक आदिवासी तथा पशुओं के कारण बहुत सारे रिसर्च नहीं हो पाए हैं, इस वजह से इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कथन कारण दोनों सही है, पर कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, 27वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह एशिया टाइगर के नाम से विख्यात है? एशियन टाइगर्स। एशिया महाद्वीप में जिन देशों का अर्थव्यवस्था विकसित है और मुक्त व्यापार है, उसको हम एशियन टाइगर्स की श्रेणी में रखते हैं, उनको एशियन टाइगर बोलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन, जापान, मलेशिया, बी में दिया है चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, सी में दिया दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, डी में दिया सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, इसके साथ ताइवान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 28वें प्रश्न में निम्नांकित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है? अरब देश का मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए में दिया अल-बरूनी, सी में दिया अल इदरीसी, बी में दिया इब्न बतूता, डी में दिया अल मकसूदी। हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये सी होगा, ये बी होगा। सी सही, इब्न बतूता। इब्न बतूता को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। इन्होंने 75,000 मील की यात्रा की थी। मील, अनेक देशों की यात्रा की थी, जिसमें इनकी यात्रा जो थी वो 75,000 मील थी। 29वें प्रश्न को देखते हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन से संबंधित हैं? कौन जो है जो चतुष्फलक सिद्धांत से संबंधित है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया लोथियन ग्रीन, बी में दिया होम्स, सी में दिया बेगनर, डी में दिया केल्विन। इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा लोथियन ग्रीन का ए है, लोथियन थ है। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत है। आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है। संवहन तरंग सिद्धांत। बेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बेगनर का है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 30वें नंबर प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनिए। ठीक, दिया प्राणी भौगोलिक प्रदेश, लास्ट में प्रदेश दिया है दूसरे सूची में। पूरा आर्कटिक प्रदेश, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक, नूतन आर्कटिक प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका, प्रायस प्रदेश,
प्राच्य प्रदेश यूरोप एवं उत्तरी एशिया, नवानियुक्त प्रदेश उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड। आइए इसको हम मिलाते हैं। पूरा आर्कटिक प्रदेश यूरोप एवं उत्तरी एशिया है। ठीक। नूतन आर्कटिक प्रदेश उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड है। प्राच्य प्रदेश दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है। नवानुवर्ती प्रदेश दक्षिणी अमेरिका है। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही होगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में 5वें पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।